नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अंतर वाला प्रश्न देख रहे हैं। अम्ल एवं क्षार में कोई चार अंतर लिखिए। तो आज हम अम्ल और क्षार में चार अंतर देख रहे हैं। तो अम्ल क्षार, पहला अंतर है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कसेले एवं तीखे होते हैं। दूसरा अंतर है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल और क्षार में तीसरा अंतर है अम्ल ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं जबकि क्षार ये जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। चौथा अंतर है अम्ल जो होता है इनका pH मान 7 से कम होता है जबकि क्षार इनका pH मान 7 से अधिक होता है। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर, पहला अंतर है साबुन वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं जबकि अपमार्जक एराइल या एल्काइल अम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम लवण होते हैं। दूसरा अंतर है साबुन जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते हैं जबकि अपमार्जक जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। तीसरा अंतर है साबुन कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं देते हैं जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छा झाग देते हैं। चौथा अंतर है साबुन सामान्यतः कपड़े धोने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं जबकि अपमार्जक सामान्यतः कपड़ों की धुलाई के लिए ही निर्मित किए जाते हैं। तो हमने साबुन और अपमार्जक में चार अंतर देखे। अब हम भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनाइक अम्ल में अंतर देखेंगे। एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल में अंतर, पहला अंतर है रंगहीन मीठी गंध एवं तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव पदार्थ है एथेनॉल, जबकि एथेनाइक रंगहीन सिरके की सी विशिष्ट गंध वाला खट्टे स्वाद वाला द्रव पदार्थ है। दूसरा अंतर है एथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस या 351 केल्विन है जबकि एथेनाइक का क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस या 391 केल्विन है। तीसरा अंतर है उदासीन प्रकृति लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है एथेनॉल, जबकि एथेनाइक अम्लीय प्रकृति नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चौथा अंतर है कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है एथेनॉल, जबकि एथेनाइक कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके रंगहीन गंधहीन बुलबुलों के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालता है। पांचवा अंतर है क्षारकों में अभिक्रिया नहीं करता है जबकि क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। वायवीय शोषण को हम ऑक्सी शोषण और अवायवीय शोषण को अनाक्सी शोषण भी कहते हैं। तो ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण में पांच अंतर। पहला अंतर है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय शोषण, जबकि अवायवीय शोषण यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर है यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जबकि अनाक्सी शोषण यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। ऑक्सी शोषण इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है जबकि अनाक्सी शोषण इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी शोषण इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी है जबकि अनाक्सी शोषण इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा एल्कोहल है। पांचवा अंतर है ऑक्सी शोषण अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है जबकि अनाक्सी शोषण में यह क्रिया बहुत कम जीवों में होती है। पांच अंतर
तो पहला अंतर देखते हैं हम, धमनी एवं सिरा। धमनी में इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा इलास्टिक होती हैं, जबकि सिरा इसकी दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती हैं। दूसरा अंतर है, इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है, इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। तीसरा अंतर है, यह हृदय से रक्त लेकर उसका संबंध संपूर्ण शरीर को करती है, धमनी, जबकि सिरा यह संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी अनाक्सी जनित रक्त का संवहन करती है। चौथा अंतर है, इसमें कपाट वाल्व नहीं पाए जाते हैं धमनी में, जबकि सिरा में कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। पांचवा अंतर है, धमनी पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियां ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं, जबकि सिरा में पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी अनाक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। अब हम परागण एवं निषेचन में अंतर देखने वाले हैं। तो परागण एवं पहला अंतर है, पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, जबकि नर एवं मादा जनन इकाइयां के मिलन को निषेचन कहते हैं। दूसरा अंतर है, परागकण के लिए बाह्य साधनों वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा अंतर है, परागण यह एक बाह्य क्रिया है, जबकि निषेचन यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। चौथा अंतर है, इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि निषेचन होने से पूर्व परागण होना आवश्यक है। अब हम अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर देखेंगे। तो अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर। पहला अंतर है, इसमें प्रायः एक जनक भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में प्रायः दो जनक भाग लेते हैं। दूसरा अंतर है, अलैंगिक जनन इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक उत्पन्न होते हैं। तीसरा अंतर है, इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता है, जबकि इस प्रक्रिया में निषेचन होता है। चौथा अंतर है, अलैंगिक जनन इस प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते हैं, जबकि इस प्रक्रिया में युग्मनज बनते हैं लैंगिक जनन में। पांचवा अंतर है, प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर देखेंगे। तो स्वपरागण, परपरागण। पहला अंतर है, स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, जबकि परपरागण द्विलिंगी एवं एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में हो सकता है। दूसरा अंतर है, नर तथा मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है, जबकि परपरागण में प्रायः नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तीसरा अंतर है, पुंकेसर एवं जायांग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागण सुगमता से हो सके। परपरागण में इस प्रकार के परागण के लिए आवश्यक नहीं है। चौथा अंतर है, इसके पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं, जबकि परपरागण वायु परागण वाले पुष्पों को छोड़कर पुष्प आकर्षक, सुगंधित एवं मकरंदयुक्त होते हैं। पांचवा अंतर है, इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि परपरागण इसके लिए वायु, जल, कीट या जंतुओं की आवश्यकता होती है। अब हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देखेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में पहला अंतर है, इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं। दूसरा अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब में यह सदैव उल्टे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब यह सदैव सीधे बनते हैं।
तीसरा अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब, इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आज हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर है उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य पोषण संबंध का प्रदर्शन करती है, जबकि खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर मिलने से खाद्य जाल बनता है। दूसरा अंतर है जीव संख्या कम होती है खाद्य श्रृंखला में, जबकि खाद्य जाल में जीव संख्या अधिक होती है। तीसरा अंतर है खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी परंतु साथ साथ बहुपति होता है। अब हम जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक और अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों में अंतर देखेंगे। तो इसमें अंतर है ये सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित होकर सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, जैसे जंतु एवं वनस्पति अवशेष एवं अपशिष्ट। जबकि अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक ये वे पदार्थ होते हैं जो अपघटित नहीं होते हैं, वह लंबे समय तक प्रकृति में बने रहकर पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। उदाहरण पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि।